अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, अब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप नहीं बल्कि अब जो फैसले हुआ करेंगे वो शेर जवान फोर्स और टाइगर फोर्स के दरमियान होंगे, क्योंकि कल मरियम नवाज साहिबा ने टाइगर फोर्स के मुकाबले में मैदान में अपनी शेर जवान फोर्स जो है वो लॉन्च कर दी। ये फोर्स जो है वो इसलिए लॉन्च की गई क्योंकि जब अयाज सादिक साहब के हवाले से जब कोई बैनर्स लगना शुरू हुए मुख्तलिफ शहरों में, तो उन्होंने रियलाइज किया कि इनको जिस तरह कोई लगाता जाएगा तो उसको उतारने के लिए भी कोई लोग चाहिए होंगे। तो उन्होंने शेर जवान फोर्स हायर की है या अपने वर्कर्स को मोटिवेट किया है। लेकिन जो कल जलसा था शेर जवान फोर्स का, उसमें तादाद ना होने के बराबर थी। और अब ये क्या सिर्फ लाहौर की हद तक महदूद था या पूरे पंजाब से बुलाए हुए थे, इस बात का हमें मालूम नहीं। लेकिन यह है कि शेर जवान फोर्स ने फिर अपना काम किया। कुछ हमें जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे भी इत्तला मिली कि जी जिस तरह वो बैनर लगते जा रहे थे, अयाज सादिक को जो है कंपेयर किया जा रहा था अभिनंदन के साथ, और पीछे पीछे से पीएमएलएन के वर्कर्स उतारते जा रहे थे। बयानिया जो है वो हमने देखा एपीसी जो हुई ऑपोजिशन की, उससे शुरू हुआ, उससे पीडीएम ने जन्म लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक जो है वो फोरम बनाया गया जिसमें 11 जमातों का इत्तेहाद हुआ, और उसके बाद फिर वो एक बयानिया जो मियां नवाज शरीफ साहब का वो चलता रहा। हमने देखा पहले गुजरांवाला, फिर कोयटा, फिर कराची, और उसके बाद जो हमने बयानिया देखा कराची में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर, वो भी हमने देखा। और उस बयानिए को जारी रखा गया। अयाज सादिक साहब ने जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो बात की अभिनंदन के हवाले से, और कहा कि जी टांगें काम गई और पसीने छूट रहे थे कि अयाज सादिक के अगर अभिनंदन को वापस ना किया गया तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और इंडिया अटैक कर देगा, तो वो वही बयानिया जो है हमें दोबारा सुनने को मिला। अब इस बयानिए पर थोड़ी सी परेशानी हुई अयाज सादिक साहब को, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने फोन कर अयाज सादिक साहब को शाबाश दी कि शाबाश, डटे रहो इस बयानिए पे। और उसके बाद पीडीएम के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब को अयाज सादिक साहब के घर भेजा कि उनका भाई जाके जरा हौसला बुलंद करें कि पूरी पीडीएम उनके पीछे खड़ी हुई है, और आप जाएंगे तो वो उनको एहसास होगा कि जनाब पूरी पीडीएम मेरे पीछे है, वरना तो वो शायद थोड़ा सा परेशान थे। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब भी गए, हमने देखा वो कल वहां गए, फिर उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की। तो इसका मतलब यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने वहां से बैठकर अब ये कह दिया है कि इस बयानिए को चलना है, हर हाल में चलना है। और मुख्तलिफ अपने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं उनसे भी राब्ते में रहते हैं, और उनको यह भी कहा जा रहा है कि वर्कर्स को यह भी बता दो कि मरियम नवाज किसी भी जलसे में अगर मना करे कि ये नारे मत लगाओ, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे ना लगाओ, तो तुम लोगों ने चुप नहीं करना, तुम लोगों ने लगाते रहना है। और जिस तरह हमने थोड़ी सी उसकी झलक कल देखी जब शेर जवान फोर्स जो है उसका जो है वो इजलास था, उसमें से वो खिताब करनी थी। दूसरी जानिब एक सियासी मैदान लगा हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के लिए। वजीर आजम ने कह दिया है कि प्रोविजनली डिक्लेयर्ड है कि गिलगित बल्तिस्तान 5वां सूबा है। अब यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब प्रोविजनल क्या होता है। आइन में तमाम चीजें दी हुई हैं कि ये इस तरह सूबे हैं, ये इस तरह उनकी रिप्रेजेंटेशन है नेशनल असेंबली और सेनेट में, और उनके ये काम है, वो इस तरह ये काम करते हैं, और ये फेडरेशन का एक स्ट्रक्चर है जो एक आइन में दिया हुआ है। और उसके साथ साथ अब प्रोविजनल सूबा अभी हमें समझ नहीं आ रही। पहले हमने प्रोविजनल जो है वो साउथ पंजाब का सूबा भी सुना, लेकिन वहां पे तो काम शुरू हो चुका हुआ है, वहां पे सेक्रेटेरिएट बन रहा है। अब इसको आने वाले दिनों में कैसे जस्टिफाई करेगी पीटीआई हुकूमत के प्रोविजनल सूबा क्या होता है, और इसको हम कब ट्रांसलेट करेंगे परमानेंट 5वां सूबा होने में। मरियम नवाज साहिबा ने कल ये भी एक बात की कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब का और उनका मरियम नवाज साहिबा का बयानिया जो है वो ऐन पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है, और उन्होंने कहा कि जिसको पढ़ना लिखना आता है या अंग्रेजी आती है या उर्दू आती है, वो आइन को पढ़ें और फिर फैसला करें कि मेरे और मियां नवाज शरीफ साहब के बयानी के साथ आपने चलना है, और अगर आप नहीं मुत्तफिक तो बेशक हमारे साथ ना चलिएगा।
आज फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि जिस वक्त वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे तो वजीर इत्तलात थे पंजाब के, और अब जिस वक्त हम उनका जिक्र कर रहे हैं तो वो हमारी इत्तलात ये हैं कि अब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब नहीं रहे और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने उनको रिप्लेस कर दिया। ये अभी तक हमारी इत्तलात हैं। लेकिन उन्होंने जो बात की वो ये थी कि जी पीडीएम के अभी तक दूध के दांत भी नहीं निकले और दूध के दांत निकलने से पहले ही पीडीएम जो है वो दम तोड़ जाएगी। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं कंवल शौजब साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहुत बहुत शुक्रिया कंवल आपका। और मेजर जनरल एजाज अवान साहब सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार हैं और मेरे साथ सेटेलाइट लिंक पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। और राना एहसान अफजल खान साहब फैसलाबाद से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान आपका भी। नाज़रीन, जनरल अब्दुल कादिर बलोच जिनके हवाले से आज खबरें छपी हुई हैं कि उन्होंने अपनी पार्टी से अलहदगी यानी कि मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। हमारे ही प्रोग्राम में 29 अक्टूबर को यानी कि जुमेरात को उन्होंने क्या बात की थी, अयाज सादिक के बयानिए के हवाले से वो जरा सुन लीजिए। जी, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने उस दिन कहा कि मुझे समझ नहीं आती अयाज सादिक साहब ने ऐसी बात क्यों की, क्यों हमारी अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोवर्सी का शिकार बनाया गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आई फुली एग्री विद DGISPR। जी हां, जनरल अब्दुल कादिर बलोच जिनका ना सिर्फ और सिर्फ सियासत से ताल्लुक है, आपके सेनेटर भी रहे, गवर्नर भी रहे, वजीर भी रहे और फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड पाकिस्तान आर्मी के, उनका जो है विजन दोनों साइड्स का कि एक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में भी रहते हुए और फिर सियासतदान भी होते हुए, उन्होंने इस बयानिए को रद्द किया और उन्होंने कहा कि ही फुली एग्रीज विद व्हाट DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने जो कहा है। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कल अपने ही वो शेर जवान जलसे में उन्होंने कहा, DGISPR साहब को कहा कि जी आप पार्टी बनने की कोशिश ना करें, आप पार्टी ना बने और आप इन मामलात में दखल अंदाजी ना करें। तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि जी आप इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, आप इमरान खान साहब की पार्टी बन रहे हैं और उन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म में, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हैविंग सेड दैट, मेजर जनरल अब्दुल कादिर साहब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कह दिया था, जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है दोनों साइड्स का, उन्होंने कहा ही फुली एग्रीज विद DGISPR। पहले मैं अगर इजाजत दें कवल, मैं जनरल साहब की तरफ जाना चाहता हूं। जनरल साहब, ये सारी सूरत हाल आपने देख ली, बयानिया अभी भी उन्होंने कहा हुआ है कि जोर उस पर रहना है। ये पीडीएम और इसमें PMLN, आपको क्या लगती है खसूसी तौर पर वो चाहते क्या हैं, इससे निकालना क्या चाहते हैं वो? थैंक यू वेरी मच अमीर। देखिए, बात यह है कि पीडीएम हैज नथिंग एल्स टू सेल, उनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। एक नेगेटिव बयानिया जो वो लेकर चल रहे हैं, एक ऐसे शख्स का दिया हुआ जो मुजरिम है, एब्सकॉन्डर है, मुल्क की आला अदलिया से सजा याफ्ता है और उन रेप्यूटेड चीफ जस्टिस ने उस बेंच को हेड किया जिनकी पाकिस्तान की अदलिया में एक तारीख है, एक मुकाम है। तो उनकी जजमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। उन्होंने जजमेंट दी, इनका जुर्म साबित हो चुका, ये सजा याफ्ता है, इलाज के लिए बाहर गए एंड नाउ ही इज एब्सकॉन्डिंग। तो अब एक एब्सकॉन्डर का बनाया हुआ बयानिया जो बावजूद वो बना रहे हैं, उनके पीछे और कुछ हाथ हैं जो उनको इस बात पे उकसा रहे हैं। ये एक बड़ी गेम है जिसकी अभी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन उन्होंने जो बयानिया दिया उससे पाकिस्तान आर्मी की रेप्यूटेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना पूरा जोर लगाकर देख लें। पाकिस्तान आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ अवाम के दिलों में रहती है और एक ऐसा मुनज़्ज़म और मजबूत अदारा है जो अशखास से मुंसलिक नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में कोई दरारें नहीं डाली जा सकती। जिस तरह DGISPR ने कहा कि ये एक अकाय है जो आर्मी चीफ से लेके सिपाही के रैंक तक एक लड़ी में पिरोए हुए हैं सब लोग, इसमें कोई रखना डाला नहीं जा सकता। लिहाजा उनके इस नैरेटिव से या इस बयानिए से कुछ उनको हासिल नहीं होगा सिवाय इसके कि वो एक्सपोज होंगे, पाकिस्तान की आवाम की नजरों में मजीद गिर जाएंगे
और अपने आप को एक्सपोज करके उनकी शख्सियत, उनकी सोच और उनका बयानिया लोगों की नजरों में आ जाएगा, जिसका पता उन्हें नेक्स्ट इंतखाबात में चलेगा कि उन्होंने अपने आप के साथ क्या किया। जनरल साहब, एक क्विकली यस और नो, डू यू सी मोर डिफेक्शंस इन कमिंग डेज पीएमएलएन में? जिस तरह जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कहा कि अब मेरा पीएमएलएन से कोई ताल्लुक नहीं, आपको लगता है कि इस बयानिए के खिलाफ पीएमएलएन में से आवाज निकलेगी? पहले भी हमने देखा था 2, 3, 5 लोग आए थे। अब जनरल कादिर बलोच साहब एक बहुत ही सीनियर लीडर, सदर पूरे सूबे के बलोचिस्तान के। जी, 2 जनरल अभी भी उन्हीं के सफों में बैठे हैं, जनरल त्रिमजी और जनरल कयूम, वो अभी तक उनके सफों में मौजूद हैं। लेकिन जो वो बयानियां लेके चल रहे हैं, जो बाशऊर सियासतदान हैं, जो मुहब्बे वतन सियासतदान हैं, जो बैलेंस्ड रवैया रखते हैं और मुल्क में पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, वो लोग इस बयानिए के साथ ज्यादा नहीं चलेंगे। और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अनकरीब मुस्लिम लीग नून से डिफेक्शंस होंगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज 2 जनरल्स, आई अंडरस्टैंड। जनरली जो पॉलिटिशियंस हैं उनमें से भी कुछ लोग जो है वो डिफेक्शन। चलें, आई एम ग्लैड कि यू हैव मेंशन्ड 2 नेम्स ऑफ रिटायर्ड जनरल जो कि अभी तक इनकी सफों में मौजूद हैं। राना एहसान अफजल साहब, क्या गेन करना चाहते हैं इस बयानिए को सेल करके? जो इतलात आ रही हैं, शाबाश भी दी गई अयाज सादिक साहब को, और फिर उनके पास मौलाना फजलुर रहमान को भेजा गया कि इसको थपकी दे के आए, हौसला दें कि पूरी पीडीएम इनके पीछे खड़ी है। क्या करना चाहते हैं इस बयानिए के साथ? मसाइल तो और भी बहुत हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, बहुत सारे मसाइल हैं जिस पर ऑपोजिशन अपना जो है वो रोल प्ले कर सकती है। ये बयानिया क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अयाज सादिक की जो बात है वो फवाद चौधरी ने इंडिया के मीडिया में बड़े अच्छे तरीके से हुआ। उन्होंने वहां कहा कि मीडिया को फवाद चौधरी के अयाज सादिक ने चीफ ऑफ आर्मी साहब की बात की, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर की बात की, और फिर उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं था कि कोई इमिनेंट अटैक की कोई जो थे चांसेस थे। और वही जो है वो बात अयाज सादिक ने अपनी एक्सप्लेनेशन में की। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि जो चीज फवाद चौधरी साहब ने इंडिया के मीडिया में कही, वही अयाज सादिक साहब ने कही। लेकिन पूरी पीटीआई हुकूमत ने इंडिया के बयानिए को, जो इंडिया का मीडिया प्ले कर रहा था, उसी को कौम के सामने पेश किया। और फिर जो वहां बैनर्स लगाए, वो एक नया लो था, एक नया गहराई थी, एक चीप पॉलिटिक्स की जो पाकिस्तान में कभी नहीं देखने को मिली। अब आ जाए बयानिए के ऊपर। बयानिया जो पीएमएलएन का बयानिया है, मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूं। मैं मुस्लिम लीग नून का मेंबर हूं और मैं पाकिस्तान की रियासत से मोहब्बत करता हूं, मैं पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत करता हूं, लेकिन मैं पाकिस्तान के आईन से भी मोहब्बत करता हूं। और मैं समझता हूं कि कायद का विजन था पाकिस्तान के लिए तो ये कि जो जमहूरी हुकूमत है वो अपने फैसले करेगी और अफवाज पाकिस्तान बॉर्डरों की हिफाजत करेगी। जो जजेस हैं वो अपना न्यूट्रलिटी के साथ जो है वो फैसले करेंगे। जस्टिस सिद्दीकी के कहने पे जो उन्होंने बातें बयान की, उन पे नहीं फैसले होंगे। जो कर्नल साहब वहां कोर्ट के बाहर फिर रहे थे, उसके मुताबिक फैसले नहीं होंगे। तो बयानिया हमारा ये है कि पाकिस्तान के आईन के मुताबिक चलना चाहिए है, और हर रियासती अदारे को उस जो आईन के अंदर लिखे हुए हैं चीजें कि उन्होंने किस तरीके से, किस हद में काम करना है, उन्होंने उस तरीके से काम करना है। तो हमारा बयानिया पाकिस्तान के आईन के मुताबिक। अब हो क्या रहा है? तो ये रहा है कि पीटीआई चाहती है कि तसादुम हो जाए। वो हमारी हर बात पेश करती है और वो पाक अफवाज को ज्यादा इन्वॉल्व करती है इस मामले के अंदर और मामले को बिगाड़ना चाहती है। क्यों ये कर रही है? वो इसलिए कर रही है पीटीआई हर लिहाज सही, यहां तक कि जो पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको भी 2 सालों में इस हद तक कमजोर कर लिया है कि जो बजट पाक अफवाज को हमने $9 बिलियन का दिया, आखिरी साल वो आज 2 साल बाद $7 बिलियन है। चलें, वो तो देखें आर्मी चीफ ने, और उस वक्त जो बात आई थी, इतलात मेरे ख्याल में शायद आपको मालूम नहीं है, अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन देखते हुए आर्मी चीफ ने खुद कहा था, सरेंडर किया था कि जी नहीं आप इस दफा ना बढ़ाएं, उतना ही रखा गया था। बट आई अंडरस्टैंड
नहीं, बट आई अंडरस्टैंड राना साहब कि आपका जोर इस बात पे है कि आइन के दायरा कार से आप बाहर नहीं निकल रहे, आपका बयानिया जो है आइन के दायरा कार के अंदर ही है। मरियम नवाज साहिबा ने कल क्या बोला था इसी आइन के हवाले से, वो जरा कमल साहिबा आप सुन लें, फिर मुझे आपका जवाब चाहिए। जी कमल साहिबा, एक तो आप तैयार हो जाएं कि शेर जवान फोर्स से आपकी टाइगर फोर्स ने मुकाबला करना है ऑन ग्राउंड, और फिर मौलाना फजल रहमान साहब को भी भेज दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने अयाज सादिक साहब को थपकी देने, और मोहतरमा फरमा रही हैं कि आइन की किताब पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जमीर, काफी लंबी डिस्कशन के बाद मुझे मौका मिला, मैं आप बोलें, कोशिश करती हूँ जवाब देने की। सबसे पहली बात तो ये कि मोहतरमा जो है किसी भी किताब को कभी तक पूरा पढ़ नहीं सकी, सिवाय मेरे ख्याल में रेहाम खान की किताब जिन लोगों ने मिलकर छपवाई थी। आइन का तो ये जिक्र ना करें, बतौर किताब वो नहीं इम्प्लीमेंट होती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होता है। अगर इन्हें कोई थोड़ा सा भी उसके साथ कोई दिलचस्पी है ना, तो जो वालिद मोहतरम यहाँ से भगोड़े हैं और यहाँ पे अदालतें उनको बुला रही हैं, तो उसी आइन के मुताबिक बुला रही हैं, और अगर उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रही हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम, वहीं से स्टार्ट करें। जो इतना बड़े बड़े झूठ बोल के यहाँ से गए, जिनकी प्लेटलेट्स भी नीचे थी, जिनका हार्ट की सर्जरी होनी थी, जिनको पता नहीं क्या क्या हुआ था, और वो मैं और आप यहाँ पे बहुत दफा उसका जिक्र कर चुके हैं। 85% जिनके दिमाग की शरियानें बंद थी, वो वहां से बैठ के चिल्ला चिल्ला के जो भी कहते रहेंगे, हम उस पे दिमाग की डॉक्टर अदनान ने आके दिया, और मैं वो दिखा सकती हूँ, इनके लिए भी दिया हुआ है। और मोहतरम जरदारी साहब रात को एक जहाज मंगा के गए थे, उन्होंने लिख के दिया था कि इनको दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, जिसमें बिठा के उन्होंने हुसैन हक्कानी को यहां से भगाया था। हमें ना ये आइन सिखाएं और हमें ना ये बताएं, अभी इन्हें ना आइन का पता है, ना ये इस असेंबली में कभी आई, और इनके ही वालिद मोहतरम जो उस आइन पे कसम खाते हैं, वजीर आजम के मनसब पे बैठे हुए 16 मई 2016 को खड़े होकर कहते हैं जनाबे आला ये है वो जराए, और बाद में मुकर गए। तो ये आइन की बातें हमें ना समझाएं, आप सिर्फ सच बोलना सीख लें। दूसरी बात ये है, ये राना एहसान साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, शायद इनको पता नहीं है कि इनके मोहतरम लीडरान कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये सियासत में नए हैं। मैं इन्हें थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री बता दूं। पहली बात तो ये कि बहुत अच्छी बात आपने की कि तमाम इदारे जो हैं वो आइन में रहकर काम करें। यही मोहतरम नवाज शरीफ साहब हैं, जब ये आइनी वजीर आजम बने रहे इस मुल्क में, सारे गैर आइनी काम इन्होंने किए और इन इदारों को घसीटते रहे। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक, और हाँ जस्टिस कयूम की ऑडियो जरा प्लीज सुन लीजिएगा, वहां पे भी वो आइन पे ही अमल करवा रहे थे और बता रहे थे कि बड़े मियां साहब ने फरमाया है कि 7 साल से कम तो इनको अंदर ना बंद करो। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा कि बड़ा नया लॉ था, तो इनको वो पैम्फलेट्स बताइए जो हेलीकॉप्टर से गिरवाए गए थे। मोहतरम नवाज शरीफ साहब की वो स्पीचेस भी सुनवाइए जिसमें वो इस किस्म की जुबान इस्तेमाल करते रहे कि इस मुल्क में अगर सियासत की कोई नई लॉ थी ना, पाताल की गहराइयों से भी कहीं नीचे से शुरू होती थी, तो वो मुस्लिम लीग नून की सियासत थी। अब आज हारों को मिलाइन करने की बात, और बड़ा इन्होंने अच्छा लेक्चर झाड़ा। मैं सिर्फ इनको इतना बता दूं कि पाकिस्तान की फौज में कोई भी पर्ची पे आके ना चेयरमैन बनता है, ना पर्ची पे DGISI बनता है, ना पर्ची पे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है। वहां पर एक सिपाही का बेटा और एक जनरल का बेटा इकट्ठे PMA की एकेडमी में जाते हैं, और वो पूरा एक प्रोसेस है जिससे गुजरने के बाद कोई वहां तक पहुंचते। इसलिए जो जनरल साहब ने फरमाया कि एक नीचे रैंक से लेके ऊपर तक दे आर ऑल टुगेदर, मगर इनको क्या मालूम हो कि मेरिट क्या होता है, और क्या मालूम हो कि मुल्क की सालमियत में स्टेट के जो इदारे हैं, जिनकी आइन ने जिनको दी हुई इंडेमनिटी के आप उनको कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते, इनकी मोहतरम लीडरशिप जो इस वक्त बैठी हुई है, और अपने केसेस बचाने, अपने आप को ऐन और दिलवाने के लिए उसके ऊपर फोकस करें। मजीद थोड़ा सा आप मुझे ब्रेक के बाद बताइएगा, क्योंकि अभी मुझे कहा जा रहा है वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद थोड़ा सा, एक तो वही ये जो शेर जवान फोर्स है इसका भी, और दूसरा जो अभी राना साहब ने बात की कि अयाज सादिक साहब ने वो बात नहीं कही थी, उसको डिस्टॉर्ट करके किया बताया गया, और PTI उसको अपने लिए इस्तेमाल कर रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। जी कमल, एक तो बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा, और फिर जो मेरे सवालात थे कि मौलाना फजल रहमान साहब को भेजा गया कि जी वो शाबाश दें, हौसला बढ़ाएं, फिर शेर जवान फोर्स अब टाइगर फोर्स का मुकाबला करेगी, और मरियम नवाज साहब साहिबा कहती हैं कि DGISPR जो है वो पार्टी बन रहे हैं।
मरियम साहिबा को तो समझ नहीं आ रही है ना, सिवाय इस वक्त उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट पे, फौज पे अटैक करके उनको डिमोरलाइज करना है, क्योंकि उनको पता है NRO +++ नहीं मिलेगा, तो वो उन 2 इदारों को मिलाइन करने की कोशिश कर रही है जहां से उन्हें लगता है कि हमें आम शायद माफी मिल जाए, जो कि नहीं होगी, क्योंकि आईन पाकिस्तान ये इंश्योर करता है कि किसी चोर को माफी नहीं मिलेगी। सेकंड बात आपको बता दूं, देखिए आपने जनरल कादर बलोच साहब का मैं उन्हें पर्सनली जानती हूं, मुझे पता है कि एक इंतहाई गैरत और हमियत वाले इंसान है। बलोचिस्तान के स्टेट से जो बात अवैस नूरानी ने की, किसी शेर का बच्चे शेरू फोर्स वालों ने 11 पार्टियों में से एक ने उठ के कंडेम नहीं किया, और यही एग्जैक्ट एजेंडा है बीजेपी का, और ये स्टेटेड उनकी पॉलिसी है। आपने UN के बाहर देखी थी, आपने बसें देखी मुख्तलिफ, बलोचिस्तान के बारे में क्या नारे लगते हैं, अफगानिस्तान के बारे में महमूद अचकज़ई क्या बोलते हैं, उखाड़ दो, बाढ़ उखाड़ दो, खुदा का नाम माने आप। और फिर जो आपने मज़ार कायद का बताया, ये इनकी हमियत वाला कोई बंदा इनके साथ चल सकता है? मैं आपको क्लियरली कह रही हूं, और ये स्टेटमेंट मैं बड़ी समझदारी से होशोवाज से दे रही हूं, इस मुल्क में अगर मुल्क को बचाना है तो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये बयानिया चलेगा या फिर पाकिस्तान चलेगा। और जो गैरत और हमियत वाले लोग हैं, जो समझते हैं इस मुल्क की, जो स्टेट को समझते हैं और जो स्टेट की सेंसिटिविटी को समझते हैं, और जो समझते हैं कि पाकिस्तान पहले है, मैं और मेरा पाकिस्तान पहले है, मैं और मेरा खानदान बाद में है, वो इसी तरह ही निकलेंगे, चाहे वो ज़हरी साहब हों, चाहे बलोच साहब हों, या 5 MPs हों, या मजीद और बहुत सारे लोग हैं जो अब निकलने को तैयार हैं। और ये बीबी साहिबा जो चाह रही है ना, और इनके वालिद साहब ने भी इनको इसलिए भेजा कि पाकिस्तान के जो एक मुआशरे का हुस्न है कि खवातीन की इज्जत एहतराम, तो इनको आगे कर दो कि मेरे लिए ये प्लीड करेंगी, ये बहुत ज्यादा देर नहीं चलेगा। अगर आप इदारों को मिलाइन करेंगी, अगर आप हमारा मुखालिफ दुश्मन का जो एजेंडा और जो नैरेटिव है उसको यहाँ चलाने की कोशिश करेंगी, और ये तो पॉन्स है। अयाज सादिक, अयाज काजिब साहब जैसे लोग तो पॉन्स है। अयाज सादिक साहब बहुत समझदार। आप मेरी बात सुने, एक सिर्फ मैं इनको जवाब दे दूं, PTI ने कोई नैरेटिव प्रमोट नहीं किया, बहोशो हवास उन्होंने खड़े होकर अपनी बात की, उसके बाद उन्होंने एक बयान दागा जो वीडियो चली, उसमें उन्होंने अपनी बात को एंडोर्स किया। हमने ना मिस कैलकुलेट किया, ना मिस इसको रिप्रेजेंट किया। आपने जो रटी रटाई बातें हिंदुस्तान टाइम्स में देख लें, NDTV में देख लें, वायर, जो इंडियन मीडिया आपको फीडिंग दे रहा है, जो पुलवामा में घुस मैं उसको बता देती हूँ, मैं साथ बैठी हुई थी, आपने शायद फुटेजेस देखी, मेरे ख्याल में इनके कान खराब है। सजन जंदाल इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, हुसैन हकानी इनको स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, जो स्टेट तोड़ने की बातें कर रहे हैं। पुलवामा के बाद उन्होंने आफ्टर पुलवामा कहा था, अगर अंग्रेजी समझ आती है तो आफ्टर का मतलब देख लें, क्योंकि ये सारा जो अटैक किया था, बालाकोट पे अटैक इंडिया ने किया था पुलवामा के चक्कर में कि जी इन्होंने ये पुलवामा कराया, हमने उसको डिसऑन किया था और ऑन रिकॉर्ड डिसऑन करते हैं, और हमारी स्टेट की ये स्टेटेड पॉलिसी है, वी स्टैंड बाय आवर वर्ड्स। PDM मजबूत होती नजर आती है। मौलाना साहब गए शाबाश देने क्विकली, क्योंकि मुझे आगे जाना। मौलाना साहब जो हैं वो बेचारे अपनी फिक्र कर लें। ये अब जो कल से परसों से कभी डायलॉग की बातें हो रही हैं, उधर से अभी गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन आ रहा है, वो तो आपने डिसाइड कर लिया पीपल्स पार्टी को देना है? नहीं, हमने नहीं कोई डिसाइड किया। दूसरी बात ये सुन लीजिए, मौलाना के साथ वही सीन होगा जो उनके साथ पिछले साल अक्टूबर में धरने में जो अपना कंटेनर लाए थे ना, ये बाकी पार्टियां उनके साथ सारे कंटेनर पे चढ़ के उसका एंजॉयमेंट करके वो क्या कहते हैं, तकरीरें झाड़ के वहां से उतर के गायब हो गए थे और मौलाना रह गए थे अकेले। तो इस दफा जनरल साहब, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक तो ये मसाइल अपनी जगह हैं, महंगाई पर भी आवाम परेशान है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। अब ऑपोजिशन को क्या चीज लेकर चलनी चाहिए थी? आज 160 से नीचे आ गया डॉलर। दूसरा ये जरा आप काइंडली बता दें कि क्या फौज कभी पार्टी बन सकती है? मतलब अगर DGISPR को कहा जा रहा है। चारों बातों को समेट देता हूं। पहली बात यह है कि DGISPR ने इंतहाई मुहज्जब तरीके से, इंतहाई प्रोफेशनल तरीके से, बगैर किसी का नाम लिए, बगैर किसी का रेफरेंस दिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट की बात की, किसी सियासतदान का नाम नहीं लिया, और इंतहाई मुहज़्ज़ब और डिसिप्लिन तरीके से अपना मौक़िफ़ एज ए इंस्टीट्यूशन वो बयान कर दिया। अगर उसको कोई पार्टी का रंग देना चाहता है तो ये तो खैर इनका कसूर नहीं है। मैंने पहले आपको कहा था कि इनके पास बेचने को कुछ नहीं है। ये कंडेम्ड लोग हैं, सजा याफ्ता लोग हैं, करप्शन है, झूठ बोला है, कैलिबरी फंड, हल्फ पे झूठ, अदालतों में झूठ, पार्लियामेंट के फ्लोर पे झूठ, बाहर बैठ के झूठ। तो इनका कतरी खत नैरेटिव है वो बिकेगा नहीं। तो ये कतरी खत हो या ये है वो जराए, और ये सारा जो ड्रामा, ये ड्रामा जितना हुआ है इसमें इनका कुछ भी बिकने वाला नहीं, सिवाय इसके
कि ये खुद एक्सपोज हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छा है कि इनकी जहनियत लोगों के सामने आ रही है। दूसरी बात, ये जो प्राइवेट मिलिशियाज की बात कर रहे हैं ना, मैं लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट टू द सिस्टम। जुल्फकार अली भुट्टो ने FSF बनाई थी और उस वक्त जनरल गुल हसन आर्मी चीफ थे, उन्होंने उनको कहा था कि किसी प्राइवेट मलेशिया की जरूरत नहीं है। सिविल आर्म्ड फोर्सेस तकरीबन 4 लाख के करीब हैं और वो तमाम फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, अदर देन द आर्मी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो ये रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबल, फ्रंटियर कोर और सिंध रेंजर्स, मेहरान रेंजर्स, ये तमाम लोग जनरल साहब, ये शेर जवान और टाइगर फोर्स प्राइवेट मिलिशिया है। ये शेर जवान और टाइगर फोर्स दोनों प्राइवेट। मैं उसी को कह जी, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी सियासी जमात को अलग से कोई फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है। हुकूमत वक्त के पास तमाम अदारे उनके मातहत हैं, वो गवर्नेंस के लिए जिसको हुक्म देंगे वो उनका हुक्म मानेगा। कॉन्स्टिट्यूशनली भी, लीगली उनको हुक्म मानना है, वो हुकूमत के अदारों को इस्तेमाल करें। मेरी जाती राय यह है कि प्राइवेट टाइगर फोर्स की जरूरत नहीं है, शेर जवान फोर्स की जरूरत नहीं है। जो फजलुर रहमान डंडा बरदार फोर्स लेकर फिर रहे हैं, इसको बड़ी ताकत के साथ इस बात को कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी तौर पे ये खत्म है, इसको खत्म कर दें यहीं पे, तो ये मुल्क की सलामती के लिए एक बेहतर चीज होगी। ये अलग अलग फोर्सेस हर पार्टी अपनी न बनाए, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए ठीक नहीं है, वरना कल इनका सर कुचलने के लिए फिर किसी और फोर्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट बात आपने कही, ये जो PDM का प्लेटफॉर्म है, सिर्फ इसकी एक यूटिलिटी और यूजफुलनेस है कि ये वेकअप कॉल है PTI के लिए अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए। उनसे जो अभी तक वो नहीं अचीव कर सके, उनकी स्पीड उनको बढ़ानी पड़ेगी। जो रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ उनको आना पड़ेगा, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हो, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो, एजुकेशनल रिफॉर्म्स हो, वो रिफॉर्म्स की तरफ आए ताकि अपनी गवर्नेंस को भी बेहतर करें और पाकिस्तान के मफाद के लिए तारीखी काम करके जाए। एग्जैक्टली। इसके अलावा ये PDM कुछ भी अचीव नहीं कर सकता। राना एहसान साहब, जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेसिकली हुकूमत के लिए वेकअप कॉल है, लेकिन आप लोग तो किसी और को वेकअप कॉल दे रहे हैं, तो उसका तो नुकसान आपको ही होगा। जिस तरह जनरल साहब ने पहले भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में इनको एहसास होगा कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ा मारा। मतलब वेकअप कॉल जनरल साहब कह रहे हैं कि होना चाहिए टूवर्ड्स द गवर्नमेंट एज ए ट्रू ऑपोजिशन, आप वेकअप कॉल कहीं और दे रहे हैं। देखिए, हम लोग, मैं दोबारा यही कहूंगा कि ये हमारे बयान जितना मर्जी ट्विस्ट कर लें, हमें गद्दार कहें, हमें कहें क्या था बयानी, पाकिस्तानी नहीं करेगी। तो जनरल साहब कहेंगे नथिंग टू सेल, तो मुझे जरा ये बता लेने दें कि हमने इस मुल्क के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी तो 2200 बम फटता था, 16 घंटे लोड शेडिंग थी, गैस की लोड शेडिंग थी, कोई यहां फॉरेनर कदम नहीं रखता था। हमने टैक्स कलेक्शन को डबल किया, 11,000 मेगावाट लगाए, फिर यहां दहशतगर्दी इस मुल्क से खत्म हुई, कराची को सिक्योर, ने सारे ये काम दहशतगर्दी किसने खत्म की? मुझे कमल प्लीज बोलने दें मेरी राना साहब, सिर्फ करेक्शन कर लीजिए, पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म करने वाले आप नहीं, पाकिस्तान की फौज है और पूरी दुनिया में वाहिद फौज है जिसने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की है। इट इज अनयूजुअल, जिनका आप मोरल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। कमल, एक मिनट, सिटिंग गवर्नमेंट की उनको मतलब फौज को सपोर्ट करती है, तो उन्होंने किया। जी जी, इन्होंने डॉन लीक्स किए, सिटिंग गवर्नमेंट ने डॉन लीक्स किए, इन्होंने ICJ में जाके नवाज शरीफ के मुंबई अटैक्स माने। कमल, मेरे पास टाइम कम है, प्लीज। की बातें करते हैं, ये तो सॉरी, मैं मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। कमल प्लीज लेट हिम फिनिश। जी राना साहब, जी राना साहब, रियलिटीज बताइए। जी राना साहब, जी, आप पठानकोट मानने वाली गवर्नमेंट थी, भाई आपको यानी कि आप मुंबई अटैक मानने वाली गवर्नमेंट थी, अजमल कसाब मानने वाली गवर्नमेंट थी, कमल, आपको आपके मौका मिला मोहतरम था, नवाज शरीफ पहले दिन से म्यूटिनी पे लगे हुए हैं। राना एहसान साहब, जी राना साहब को बोलने। जी राना एहसान, थोड़ा सा हौसला कर लें। मैं बिल्कुल हौसला कर रही हूँ, मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ आपकी हुकूमत की। कमल, आप डॉन लीक्स वाली हुकूमत थी, आप जो है जस्टिस कयूम वाली हुकूमत थी, मेरे पास बहुत कम टाइम है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करने वाली हुकूमत थी, आप अदलिया का बेड़ा गर्क करने वाली हुकूमत थी। ये बताएं लोगों को, आप बताएं अपनी हिस्ट्री, और आप बताएं ये छांगा मांगा वाली हुकूमत किसकी थी, वो भी बताइए। बेनजीर के पोस्टर बनाने वाली
एक मिनट दे दें, सिर्फ 30 सेकंड्स दे दें उनको, कारनामे गिनवा खत्म हो रहे रहा है। मैं इन्हीं के कारनामे बताऊं। चलें वो आप बता दीजिएगा ना, मुझे राणा साहब से पूछ लेने दें ना। जो बयानी है ना राणा उसके साहब, मुताबिक ये इनके फेदर्स हैं, एक मिनट आप उनको सुन लेना, मेरे पास टाइम वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। प्लीज रईसानी की हुकूमत गिराने वाली, कमल प्लीज, मेंगल की हुकूमत गिराने वाली, कमल प्लीज, ये हुकूमत कमल प्लीज जी राणा साहब क्विकली प्लीज आइन की बातें करते Please, हैं और राणा, हमें राणा, बता रहे हैं कि हम बड़े अलग। प्लीज जी राणा साहब। कंट्रोल थी यहाँ 5 साल एवरेज साइड, अब इन्होंने क्या किया? ये सारी बातें जो मैडम की बड़ी अच्छी तो बातें ना की। तो हम कभी शर्म के मारे आए ना अगर हमने आपकी वाली हरकतें की होती। बड़ा दिलेरी है आपके अंदर, झूठ बोलने के लिए भी एक बात चाहिए होती है, कमल खास लेवल चाहिए होता है। कमल प्लीज जी राणा साहब। रोजगारी पे राजी, आपने महंगाई इतनी ज्यादा कर दी, अभी पेट्रोल पे महंगाई की बातें मुझे ना सुनाए, मेरे पास हिस्टोरिक फैक्ट्स पड़े हुए हैं। कमल फैक्ट्स तो है इस आप वक्त, लोग चोर, as we speak, लुटेरे, महंगाई लूट तो के इशू लिए तो है ना नवाज शरीफ कमल, से महंगाई पैसे इशू तो है ना, वापस करें। एज वी स्पीक महंगाई इशू तो है ना। प्लीज जी राणा साहब प्लीज, आई हैव गॉट ओनली 30 सेकंड्स प्लीज। ये ऐसा इशू है जिसपे आप स्टेट को तोड़ेंगे? नहीं स्टेट को तो नहीं तोड़ना चाहिए, मैं तो यही कह रहा हूं उनको, मैंने कमल यही कहा है कि उनके पास ये इशू होना चाहिए, इंस्टेड के वेकअप कॉल किसी और को दे रहे। राणा साहब को राणा साहब फिनिश, उनको खत्म, बात खत्म राणा करने साहब दें। से ही कहें, बताएं मुझे क्या वजह थी कि इन्होंने हमारी जीती हुई विक्ट्री उठा के इंडिया की गोद में डालने की कोशिश की? अच्छा, चलें। इससे बड़ा ट्रेटरशिप क्या हो सकती है? अच्छा आप एक मिनट जी राणा साहब के लिए आप मुझे बोल लेने दें। यहाँ इन्होंने जो वादे किए, सच बोले, हम अपने वादों पे खड़े हुए हैं, हम आवाम को जवाब देंगे। कमल वो अगर आपको ऊंची स्टेट बोलेंगे, तोड़ने की बातें नहीं करने देंगे। कमल प्लीज, अब वो राणा साहब ऊंची बोलेंगे तो उनकी आवाज भी नहीं आएगी। प्लीज जी राणा साहब। करते हैं इनको, कोई इनमें हौसला नहीं है। हमारे उसकी वजह- अंदर अगर स्टेट के एंटी बात होगी कोई हौसला नहीं, जीरो टॉलरेंस, देने में फेल हो- राणा साहब आप बात मुकम्मल करें प्लीज। और इनसे क्या सच बोलना सीखे। चलें वो बोल रहे हैं ना, लेट हिम स्पीक, वो बोलने की इजाजत देंगे तो बोलेंगे ना जी। सच बोलने का हौसला सुनने का है तो सुनिए। देखिए इन्होंने हर वो नवाज शरीफ वादा के बारे में सच कमल बोले। प्लीज जी राणा साहब। हर वादा इनका झूठा साबित हुआ। अब ये कहते हैं हमारे कि को अभी नहीं है जिसको मैं दबाऊं तो हरा 30 साल लगा के झूठ बोलते गए देखिए हैं। जनरल साहब ने भी कहा है कि इट्स अ वेकअप कॉल फॉर यू, तो मतलब भी आप उनकी देखेंगे। बात भी सुन लेना, अब मेरी उनकी बात भी सुने। सुन लेना। ये कह रहे अब हैं एक हर मिनट। वादा झूठा। नवाज दूसरा शरीफ का तो इनका- हमारी इनके झूठी पास निकली अभी पूरी। ये एक ही- पूरे इनके का पास पूरा एक ही नवाज शरीफ मंजन और है। पूरी नून लीग झूठी निकल आई है, उस पे एक ही बात कर मंजन रहे है, हैं। बाकी तो हर लिहाज से फेल हो गए हैं, हर लिहाज से फेल हो गए। एक ही मंजन है कि इनको गद्दार डिक्लेयर कर। तो बीबी ये अगर आप समझते कि हमने गद्दारी की तो केस फाइल करें। हमने आपको गद्दार डिक्लेयर नहीं किया, आपके काले करतूतों ने किया है। गद्दारी नहीं, अगर आप एक- अभी नंदन को वापस भेजना अपनी शिकस्त समझ रहे हैं और आप पाकिस्तान के अगर फॉरेन मिनिस्टर को भी कह रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। जो आपने आप बिठाया- शर्म आनी I'm चाहिए। sorry, अब मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। I'm really sorry. कमल साहब प्लीज यू शुड हैव लेट हिम स्पीक। आपने भी अपनी बात मुकम्मल की थी। एनीवेज मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, कमल शौजब और राना एहसान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।